कोई बात नहीं, हमारे यहाँ जो अंकित है बेचारा इसे देंगे। तू पहन भाई, वो तो खुश ही रहता है। हो गया भाई, रिकॉर्डिंग लगा दी। पेन ये सही है। भाई यहाँ तक पहुँच गए थे ना, राइट हैंड। ये भी हो गया हमारा, बायोसेवर्ट लॉ हो गया, जस्ट लॉ, मॉलिक्यूलर थ्योरी, रिलेशन, हाँ ठीक है। चलो जी नेक्स्ट लिखेंगे इसमें, मैग्नेटिक सर्किट में हमें कुछ बेसिक परिभाषाएं सीखनी है। मतलब मैग्नेटिक सर्किट जब बनाएंगे तो हमें कुछ बेसिक परिभाषाएं सीखनी है, और उन बेसिक परिभाषाओं का फिर हम लोगों को एक रिलेशन बनाना है विद्युत परिपथ से। मतलब चुंबकीय परिपथ में क्या क्या क्वांटिटी इस्तेमाल होती है, और इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या क्या क्वांटिटी इस्तेमाल होती है, और दोनों में क्या समानता है। ये हमारा अभी का टॉपिक है। चलिए सबसे पहला यहाँ पर टर्म लेते हैं हम लोग, देखिए जी, परमेबिलिटी। चुंबकशीलता, दोबारा रिपीट हो रहा है भाई, परमेबिलिटी, चुंबकशीलता। तो जैसे विद्युत परिपथ में हम लोग चालकता की बात करते हैं, वैसे ही चुंबकीय परिपथ में परमेबिलिटी होती है, चुंबकशीलता होती है। तो किसी भी चुंबकीय परिपथ में, गाड़ी की पॉलिसी हो गया ना, हाँ इसे घर दे देना। किसी भी चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स के या फ्लक्स को सेटअप कराने का जो गुण होता है वो कहलाता है परमेबिलिटी। जैसे अगर चालकता ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि धारा बहुत अच्छी बह सकती है। तो अगर उसी प्रकार चुंबकीय परिपथ में यदि चुंबकशीलता अधिक है तो कम धारा से भी बहुत अच्छा चुंबकत्व या फ्लक्स सेटअप हो सकता है। तो हम लोग इसमें लिखेंगे वैसे ये मैंने एक बार पहले भी लिखा दिया था आपको, लेकिन यहाँ 2 लाइनें फिर जोड़ लें। यह है किसी भी चुंबकीय पदार्थ में फ्लक्स को सेटअप कराने के गुण को दर्शाता है। यदि किसी पदार्थ की चुंबकशीलता अधिक हो तो वह अच्छे फ्लक्स को सेटअप करा सकता है।
ठीक है भाई। नहीं, परमिटिविटी का वो कहीं हमने कोई गुण थोड़ा ही पढ़ा। परमेबिलिटी और परमिटिविटी एक जैसा नहीं है। कंडक्टिविटी और परमेबिलिटी एक जैसा है। इसे बहुत बार परमेबिलिटी को इसे हम चुंबकीय चालकता भी कह सकते हैं। यह इसी प्रकार होता है जैसे विद्युत परिपथ में चालकता होती है। भाई जैसे चालकता है विद्युत परिपथ में, अरे ये आज ही लिए मैंने 4 बजे। मॉर्निंग में मेरी तबीयत सही नहीं थी और छुट्टी करना कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो आज ही लिए मैंने 4 बजे। नहीं तो समय आपका वही है, सुबह 7 बजे से। लिख लिया बच्चों? इन्हें साथ के साथ याद रखना है, क्योंकि अब वो ये वाले जो टर्म है ये नॉर्मल ऐसी चीज नहीं है जो आप रट्टा मारोगे। ये ऐसी है जो आपको हमेशा पता होनी चाहिए। जैसे पूछ लिया कि परमेबिलिटी किस विद्युत क्वांटिटी के जैसे कार्य करती है, तो आप कहेंगे जी कंडक्टिविटी, चालकता के जैसे। चलो नेक्स्ट लिखेंगे इसमें जैसे हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं, पहले पढ़ाया था आपको। अरे बताओ यार, पढ़ाया तो था फ्लक्स। तो फ्लक्स की कुछ परिभाषाएं लिखी थी, अगर आपको याद हो। हमने लिखा था कि नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल पर जाने वाली चुंबकीय बल की जो रेखाएं हैं उनकी संख्या को फ्लक्स कहते हैं। जिसमें याद करिएगा हमने कहा है 1 वेबर बराबर 10⁸ फ्लक्स लाइन या मैक्सवेल, यही तो लिखा था बेटा। तो जैसे मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स है, यह विद्युत परिपथ के धारा के जैसे ही होता है। अरे जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में धारा है, किसके कारण आती है धारा? ईएमएफ के कारण। और रास्ते में अवरोध लगता है, उसे क्या कहते हो? प्रतिरोध। तो यहाँ वही काम क्या करेगा? फ्लक्स किसके कारण आएगा? एमएमएफ के कारण आएगा। रास्ते में जो बाधा लगेगी उसे क्या कहेंगे? रिलक्टेंस। चलिए जी, ये दिमाग में रखिएगा, धारा किसी भी चालक में बहती है तथा फ्लक्स सेटअप होता है। मतलब उपस्थित हो जाएगा। फ्लक्स का काम बहने से नहीं है। जैसे सरफेस है तो फ्लक्स हो जाएगा, धारा बह रही है, फ्लक्स सिर्फ सेट होता है। तो ये है जी आपका फ्लक्स। चलो नेक्स्ट लिखेंगे बेटा हम लोग एमएमएफ, मैग्नेटो मोटिव फोर्स।
मैग्नेटोमोटिव फोर्स। अच्छा, ईएमएफ को क्या लिखते थे नॉर्मली? ये कह दें कि यह धारा को फ्लो करवाने की एक क्षमता दर्शाता था ईएमएफ। अरे धारा मतलब आवेश है ना, तो ये क्या है? फ्लक्स को सेटअप कराने की एक क्षमता को दर्शाता है। एक चीज और याद रखिए, जैसे हम लोग ये ओम का नियम लिखते हैं ना, E बराबर V/R, यहां भी एक ओम का नियम छोटा सा बनेगा। बस ये याद रखिए भाई वहां ईएमएफ है, यहां पर एमएमएफ है। तो यह किसी भी चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स को सेटअप कराने का कार्य करता है। एमएमएफ बराबर क्या होता है? एनआई, और इकाई क्या बनी भाई? एम्पियर टर्न। एम्पियर टर्न। कई जगह पे अगर यूनिट टर्न की बात करें कि N1 है तो नॉर्मल कितनी हो गई फिर? अरे यार बताओ, मैग्नेटिक सर्किट में एम्पियर, ये मत बोल देना कि वो कहे मैग्नेटिक सर्किट में एम्पियर किसकी इकाई और तुम कहो जी ये तो धारा की इकाई है। अगर नंबर ऑफ टर्न यहां 1 हो तो एम्पियर आ जाएगा। बस एक चीज और याद रखिएगा, लिख लिया बेटा? आगे चले यहां से। बना लिया सबने? यहां तक लिख लिया भाई? तीव्रता कहाँ लिखा है मैंने? है चुंबकशीलता और परमेबिलिटी एक ही तो है। एमएमएफ ये क्या लिखा है? ये गुणों को दर्शाता है, ये तो गुणों को दर्शा रहा है किसी पदार्थ के, लेकिन एमएमएफ दोगे कहीं से तभी तो वो फ्लक्स सेटअप होगा। तो वो तो एक पदार्थ का गुण को दर्शा रहा था कि भाई परमेबिलिटी हमने लिखा नहीं, ज़्यादा है तो चुंबकत्व अच्छा है। मैंने बताया तो था आपको, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में बहुत अच्छी परमेबिलिटी तो अच्छा चुंबकत्व पदार्थ है। इसके तो कारण से होगा वो, जैसे ऐसे तो फिर कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी गुण थी, लेकिन धारा फ्लो करवाने के लिए आपको कुछ तो बैटरी लगानी पड़ी थी ना, है ना? तो वो बैटरी जो लगाई थी यहाँ, वो काम एमएमएफ का है दोस्त। अब देखो इसमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्टिव ये है कि बेटा एमएमएफ ध्यान से पढ़ते रहो, इसकी एक और इकाई होती है, गिलबर्ट होती है, ठीक है जी। और 1 एम्पियर टर्न बराबर कितने? 1.26, 1.29, 1.6। हाँ, इतने गिलबर्ट होते हैं 1 एम्पियर टर्न के बराबर। गिलबर्ट जनरली वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये फिनोमिना को बेटा बताया था। लिख लिया भाई? अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं रिलक्टेंस, ऐसे डिनोट करेंगे। और देखो इसकी इकाई भी अलग अलग हम ड्राइव कर सकते हैं।
रिलक्टेंस यह है चुंबकीय फ्लक्स के सेटअप होने का विरोध करता है। यह विद्युत परिपथ के प्रतिरोध के जैसे कार्य करता है। ठीक है भाई बच्चों, हो गया, लिख लिया। S बराबर में 1/μ L/A। अरे रेजिस्टेंस भी तो 1 कंडक्टिविटी L/A ही था, तो यहाँ कंडक्टिविटी क्या है, म्यू। चलो भाई इसकी इकाई देखो बेटा, 1/μ की हेनरी पर मीटर है। अच्छा, L के लिए क्या है और एरिया के लिए, तो इसकी इकाई हेनरी हो गई। ये नहीं कि ऑप्शन में इंडक्टेंस और इसे एक साथ दे देगा, मतलब इसकी जो इकाई है हेनरी इनवर्स, सॉरी, हाँ हाँ हेनरी इनवर्स हो गई। ठीक है जी, तो इंडक्टेंस की जो इकाई है, सॉरी रिलक्टेंस की, वो है हेनरी इनवर्स, और इंडक्टेंस की क्या थी, हेनरी थी। अच्छा जी, ये तो बना हमारा रिलक्टेंस की कहानी। अभी रुक जाओ, शांति तो रखो, मेरी सुनी नहीं रही पूरी बात। मुझे लगता कि बीच में तुम्हें बोलने की भी जरूरत है, पहले सुनो सारी बात। हाँ हाँ, मैं क्या ये कह रहा, तू बोल रहा था, मैं भी तो सही कह रहा हूँ। तुम्हें मेरी बात का इतना बुरा लगता है भाई, हैं? बुरा लगता है तो भाई हम बोलना ही बंद करें फिर। तुम्हें कुछ बच्चों को हर्ट हो जाती है ना। वैसे तो ये ऐसा रिश्ता है जिसमें बुरा लगने की कोई जगह होती ही नहीं। चलो जी, रिलक्टेंस हो गया, मजाक कर रहा था मैं, कौन सा तेरी वजह से भाई मैं पढ़ाना बंद करूँगा। भाई गलत जाओगे तो डांट खाओगे, है कि नहीं। हमारा काम क्या है यार, पढ़ाना है, समझाना है, और क्या काम है। अब देखो तुम्हारी क्लास कंटेंट की इसकी है ना भाई, इलेक्ट्रिकल की डांस क्लास होती तो डांस सिखाते, तो भाई टीचर का जो काम है वो करेंगे। चलो भाई, रिलक्टेंस लिख लिया, तो छोटा सा एक काम कर लो, परमेंस भी लिख लो भाई। देखो, परमेंस का मतलब होता है, जैसे आप इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंडक्टेंस पढ़ के आते हैं, वो क्या हुआ भाई, रेजिस्टेंस का उल्टा, तो भाई ये भी फिर रिलक्टेंस का उल्टा है जी। तो देखो इसमें ये कहते हैं, यह है, इसमें डिनोट का ऐसे नहीं है कोई परमेंस का, यह है चुंबकीय, यह ऐसा लिख लो, यह रिलक्टेंस का उल्टा होता है, शॉर्ट में निपटा लो। रिलक्टेंस का जो है विद्युत परिपथ के कंडक्टेंस के जैसा होता है।
है भाई, इसकी इकाई होती है बेटा हेनरी। ठीक है भाई बच्चों, इसकी इकाई होती है, परमेंस की इकाई है हेनरी। और ये छोटी छोटी चीजें हैं, इन्हें भूलना मत यार दोस्त, ये छोटी छोटी चीजें ही एग्जाम में फंसती है। अच्छा, हमने अब तक भाई सच बताना, मैंने अभी तक आपको ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, पैरा, दाया, ये वर्गीकरण लिखाया अभी? अरे वर्गीकरण कराया? अभी तो आया ही नहीं वो। अब बेचारे को, इस चचा को यही नहीं पता कि टॉपिक हुआ क्या हुआ नहीं। वो हमने जो लिखा था वो क्या लिखे थे, ससेप्टेबिलिटी और परमेबिलिटी के हिसाब से थे, वो वर्गीकरण था ही नहीं। ये कह रहा है कि सर आपने इनके उदाहरण नहीं लिखवाए आपने। हाँ सब आएगा, सब आएगा। ये लिख लिया? एक शब्द और होता है, थोड़ा नया सा लगेगा आपको। क्या है जी? रिलक्टिविटी। जैसे विद्युत परिपथ में रजिस्टिविटी है, रजिस्टिविटी क्या होती है? अरे किसी पदार्थ का वह गुण, यही तो लिखते हो, जिसके कारण प्रतिरोध आता है वही तो लिखते हो। तो उसमें वही चीज क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप को रोकने का या अवरोध करने का जो गुण था, जिसके कारण रिलक्टेंस आता है, वो क्या है? रिलेक्टिविटी। तो बस आपको ये जरूर लिखना है कि रिलेक्टिविटी बराबर में बेटा 1/, परमेबिलिटी लिख लें भाई, रजिस्टिविटी बराबर 1/, कंडक्टिविटी, तो रिलेक्टिविटी बराबर 1/, परमेबिलिटी। परमेबिलिटी वही बता दूं आपको भाई, चुंबकशीलता। तो ये बताओ रिलेक्टिविटी की इकाई, इकाई क्या हो गई भाई? है जी, मीटर पर हेनरी। उल्टा कर दिया ना, बिल्कुल। और रिलेक्टिविटी का मतलब किससे है? 1/μ से। ये हो गया जी रिलेक्टिविटी। चलो भाई बच्चों, ये बताओ अब इसके लिए अगर ओम का नियम लिखना हो, मैं मान लिया इसके चुंबकत्व में ओम का नियम लगाना हो या ओम के नियम से रिलेशन लिखना हो मैं, तो तुम यही तो लिखोगे भाई कि एमएमएफ बराबर में फ्लक्स इनटू रिलक्टेंस। तुम तो नाराज से हो गए यार। अरे ई बराबर आई आर करते हो यार, तो आई का मतलब फ्लक्स से है और रेजिस्टेंस का मतलब रिलक्टेंस से है। अब देखो, मान लिया यहां से कई सारी चीजें, भाई एग्जामिनर की तो अपनी मर्जी है, और जमाना तो चला गया किताब देख दो, रट लो और काम चल जाए। तुम्हें अलग सी इकाई पूछ ले कि एमएमएफ की इकाई ना गिलबर्ट में दे, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे इसकी इकाई, वेबर लिख ले फ्लक्स के लिए, रिलक्टेंस के लिए क्या है हेनरी इनवर्स लिख ले, या फिर ये भी तो कह सकते हैं यार यही तो है ना यार, रिलक्टेंस का 1/, हेनरी तो है, तो ये भी आ सकती है एमएमएफ की इकाई। अब वो एग्जामिनर के ऊपर है भाई क्या देता है। फिर आप रिलक्टेंस पे चलो बेटा,
रिलक्टेंस बराबर में एमएमएफ बटे में फ्लक्स। तो भाई एमएमएफ की इकाई क्या है? अरे एम्पियर टर्न। और फ्लक्स की क्या है? तो रिलक्टेंस की यूनिट ये भी है। एम्पियर टर्न पर वेबर। अच्छा, जैसे तुम्हें परमेंस की यूनिट पूछता तो परमेंस की हेनरी भी बनती और रिलक्टेंस की उल्टी भी बनती। तो ये भी तो लिख सकते हो वेबर पर एम्पियर टर्न। यार बाल मुकुंद, आजकल तुम हो कहाँ? खोए खोए से कुछ मन नहीं लग रहा का पढ़ाई में? आजकल कहीं खोया खोया सा लग रहा है कुछ। कल क्लास में भी नहीं आए, कोई दिक्कत है तो बता। कर लिया? ये लिख लिया सबने? एक बिंदु जरूर लिखें। देखिए, हवा से धारा प्रवाह नहीं होती है। इसका मतलब हवा धारा के लिए एक परफेक्ट कुचालक है। ठीक है भाई बच्चों? अरे हवा में धारा होती है क्या? तो लेकिन हवा को मैग्नेटाइज किया जा सकता है। इसीलिए हवा एक अच्छा चुंबकीय कुचालक नहीं है। हवा एक हवा को आसानी से मैग्नेटाइज किया जा सकता है। दो चुंबक ले लो परमानेंट, एक दूसरे के पास में लाओ, इन्हें टच मत कराओ, इनके बीच में तुम लोहा रखो, तो हवा को मैग्नेटाइज कराया जा सकता है। लेकिन हवा में करंट फ्लो नहीं कर सकता। तो जो हवा होती है इलेक्ट्रिकली वो एक परफेक्ट इंसुलेटर है, लेकिन चुंबकत्व में वो एक इंसुलेटर नहीं है। हाँ डेफिनेटली। किसमें? जल भी, जल को मैग्नेटाइज थोड़ा ही करते हैं। हाँ हाँ, क्या? अच्छा, रिलेटिव परमेबिलिटी कितनी है हवा की? 1। अरे 1 है, तो 1 से कम वाले सब डाया में आते हैं। तो 1 या 1 से थोड़ा सा ज़्यादा, ये सब पैरा में ही कंसिडर करते हो।
अरे हवा के लिए ससेप्टिबिलिटी कितनी होती है? 0 1। यार फिर कमाल कर रहे, 1 कैसे आ जाएगी? ससेप्टिबिलिटी बराबर रिलेटिव परमेबिलिटी -1 नहीं होता, 0 आती है यार। हवा ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जिसमें ससेप्टिबिलिटी 0 आती है यार। ये तो सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। पुरानी चीजें याद नहीं रख रहे तुम यार। लिख लिया ये? चलो जी, अब याद रखने के लिए एक छोटी सी टेबल बना लो। विद्युत इकाई और चुंबकीय इकाई। धारा इधर क्या है भाई? फ्लक्स। फिर इधर है प्रतिरोध, इधर है भैया रिलक्टेंस, इधर है भैया ईएमएफ, यहाँ पर है एमएमएफ, यहाँ पर है रजिस्टिविटी और यहाँ पर है रिलक्टिविटी। अभी तो पढ़ा है यार ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए इस टेबल के आपको। अच्छा, यहाँ पर है ये कंडक्टेंस, सॉरी कंडक्टेंस, ये सब लिखा रखे हैं मैंने हिंदी में भी, चालकता बोलते हैं जिसको ना। यहाँ बोलो क्या आएगा फिर? परमेंस आएगा, शाबाश। हाँ हाँ वही वाला 1/r, ये 1/ रिलक्टेंस वाला ना है। हाँ हाँ यार लिखा रखा, अभी तो पढ़ा के आया हूँ। देखो नोट्स को, अब क्या बात कर रहे यार, कहाँ गया ये? ये है रिलक्टेंस का उल्टा होता है, तभी तो ये इकाई आई हेनरी। चालकता होती है, इधर परमेबिलिटी होती है। इधर पे एमएमएफ बराबर में फ्लक्स इनटू रेजिस्टेंस है वो धारा। यहाँ पर एमएमएफ बराबर फ्लक्स इनटू रिलक्टेंस है। याद आ गया कुछ? हाँ हाँ ये वाला देखो याद आएगा, ये सिग्मा न्यू 1/ρ।
ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। पढ़ लिया यहाँ तक? याद है? देखो सब चीज़ें पुरानी वाली सेम है, विद्युत परिपथ वाले। जैसे अभी बनाऊंगा सर्किट, आपको थोड़ा सा ये भी बताऊं, जैसे आप श्रेणी परिपथ पढ़ते थे, श्रेणी परिपथ में धारा समान होती थी। यहाँ धारा का स्थान फ्लक्स ने लिया है, तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि फ्लक्स समान होगा। मतलब बेसिक चेंज नहीं होगा यार। बेटा ये बताइए, जब हम समांतर की बात कर, वोल्टेज समान होती थी, यहाँ पर क्या समान होगा? फिर मैग्नेटिक एमएमएफ समान होगा। बेसिक कोई चेंज नहीं है हमारा। ठीक है भाई, हो गया बच्चों यहाँ तक? अच्छा जी। कल एक बच्चे ने फ्रिंगिंग का जिक्र किया था, है जी। देखो, हम कोई मैग्नेटिक सर्किट जब बनाते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो नहीं करता, ये तो कोर में सेटअप हो जाता है बेचारा। हमने यहाँ पर ये बाइंडिंग कर दिया, और बेटा यहाँ पर हमने ये एक एयर गैप बना दिया। एयर गैप ज़्यादा नहीं बनाना है, कम। ज़्यादा बना दे तो सब लीकेज हो जाएगा उसमें। देखिए, दो शब्द यहाँ से हम सीखते हैं। एक होता है लीकेज फ्लक्स। लीकेज फ्लक्स का मतलब क्या हुआ? बेकार हो गया जो फ्लक्स, काम का नहीं है। मैंने लिंकेज नहीं कहा। लिंकेज का मतलब होता है जब ये कंडक्टर को कट कर रहा हो, लिंक कर रहा हो। मैं कह रहा लीकेज। लीकेज का कुछ ये तात्पर्य है भाई कि देखो जी, ये पानी बह रहा है और ये यहाँ से कोई पानी है, ये पाइप है बेटा, ये बेटा यहाँ से पानी है, ये कोई पाइप है, ये इसका स्टार्ट बिंदु है और ये इसका एंड बिंदु है जहाँ पर हमें पानी की ज़रूरत है। अपनी देसी एग्जाम्पल ले लिया हमने। तो आप इसमें यूजफुल पानी, यानी कि जो काम की चीज़ है, काम आने वाला पानी वही तो होगा जो यहां से यहां तक जाता हो, यानी कि जो यहां भी हिस्सा हो और यहां तक जो जा रहा हो, अपने रास्ते को पूरा कर रहा हो। पानी इधर से भेज दिया और इसमें यहां पर बेचारे में पाइप में एक छेद हो गया हो,
ठीक है जी। अब ये छेद जो हो गया बेचारा, ये यहाँ जमीन पे पानी निकलने लगा जी, ठीक है। ये किसी काम का है भाई, पाइप बीच में से यहाँ फट गया तो किसी काम का है, तो हम इसे कहेंगे कि ये तो लीकेज है जी। लीकेज मतलब जो काम का चीज नहीं था, बेकार हो गया। और जो शुरुआत से लास्ट तक बेचारा एक हिस्सा पहुंचा है, सब तो लीकेज होगा नहीं, छेद बड़ा कर दो भाई बेचारा, फिर तो सभी है। तो ये हो गया हमारा यूजफुल फ्लक्स, यानी कि उपयोगी। ठीक है भाई बच्चों। अब ये लिख सकते हैं कि कुल पानी बराबर में लीकेज पानी, भाई कुल पानी में तो ये भी है ना, प्लस में उपयोगी पानी। यही तो होगा। यदि हम ये कहें कि कुल पानी उपयोगी पानी से हमेशा ज़्यादा ही होगा, कुल पानी तो हमेशा ज़्यादा ही होगा, तो हम यहाँ से एक लीकेज फैक्टर भी निकाल सकते थे। आप ये बता सकते हैं क्या, लीकेज फैक्टर का तात्पर्य ये है कि यार कुल कितना था और उपयोग कितना किया है, बाकी तो सब बेकार ही था। तो हम ये कहते हैं कुल पानी बटे में उपयोगी पानी, तो एक से ज़्यादा ही होगा। कुल पानी ज़्यादा होगा, उपयोगी कम होगा, तो जो मान आएगा लीकेज फैक्टर का वो एक से कम कैसे भाई, ज़्यादा ही होगा ना दोस्त, है नहीं आया समझ में? अच्छा उल्टा समझ बैठा। ये हमारा लीकेज का और उपयोगी पानी की जो हमने बात की, यही कहानी हमारे फ्लक्स की भी है। अब इसी चीज को हमने अपने चुंबकीय जो सर्किट है उससे समझने की कोशिश की, और हमने लीकेज को समझने के लिए हमारी इलेक्ट्रिकल मशीन में देखिए दो सेटअप है जो इस्तेमाल होते हैं। एक होता है ट्रांसफॉर्मर वाला और एक होता है कुछ घूमने वाला, रोटेटिंग मशीन वाला। तो हमने एक उदाहरण ये समझा जी कि ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी बेटा सीखते हो ना, है जी। तो हम यहां पर प्राइमरी वाइंडिंग करते हैं और यहां पर ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो अगर आपको याद हो हमारे लिए उपयोगी फ्लक्स तो ये है, देखो जिसने अपने रास्ते को प्राइमरी और सेकेंडरी तक पूरा किया हो, जिसने अपने रास्ते को प्राइमरी और सेकेंडरी पे पूरा किया हो, उपयोग तो यही हुआ है। तो ये जो फ्लक्स है बेटा ये कहलाता है फाई यू। यू मतलब यूजफुल। एक ऐसा फ्लक्स आया जो बेचारा यहीं पे लिंक हो गया, मतलब लीकेज हो गया, तो ये हमारे किसी काम का नहीं है। या एक फ्लक्स का हिस्सा ऐसा आया जो यहीं पे लीक हो गया, क्योंकि हमारे पास इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी ऐसा पदार्थ है नहीं जो हम 100% उपयोगी फ्लक्स ले सकें। क्यों? 100% उपयोगी फ्लक्स का मतलब है रिलक्टेंस का मान शून्य करना, और शून्य होगा नहीं भाई। अगर रिलक्टेंस है तो अपोज कुछ ना कुछ कर ही रहा होगा। तो हमने कहा जी एक हल्का फुल्का लीकेज यहां था, तो जो प्राइमरी पर है या फिर
क्या समझ में आया कि या तो बस प्राइमरी पर ही रास्ते को पूरा कर लिया, सेकेंडरी पे नहीं गया, या फिर इसने सेकेंडरी पे ही पूरा कर लिया, प्राइमरी से कोई मतलब नहीं है। तो भैया ये दोनों ही कहलाते हैं फाई एल यानी लीकेज। और इन्हीं लीकेज के कारण हम प्राइमरी यानी प्राथमिक वाइंडिंग पर रिएक्टेंस बनाते हैं जिसे आप X1 से प्रदर्शित करते हैं। और द्वितीयक लीकेज को दर्शाने के लिए, द्वितीयक वाइंडिंग लीकेज को दर्शाने के लिए आप X2 बनाते हो सेकेंडरी वाइंडिंग पर। अच्छा, अगर मैं टोटल कुल देखूं बेटा तो टोटल फ्लक्स इन दोनों को जोड़ दें भाई, यहां से जो कुल फ्लक्स होगा इन दोनों का योग होगा। तो ये तो लीकेज को समझने का तरीका था ट्रांसफॉर्मर में। अब जैसे हम मशीन की बात करें भाई, इंडक्शन मशीन में, जैसे हमने ये स्टेटर लिया बेटा और ये है रोटर, तो जैसे यहां प्राथमिक और द्वितीयक है, इंडक्शन में यहां स्टेटर और रोटर है, तो एक फ्लक्स जो प्राइमरी से यानी कि जो स्टेटर से रोटर तक पहुंचा है ये तो बनेगा यूजफुल, और जो बेचारा या तो स्टेटर पर ही घूम रहा है या फिर बेचारा रोटर पर, मतलब दोनों पर नहीं है भाई, तो ये हमारे लिए क्या बन गया जी, लीकेज बन गया। ये हमारे लिए लीकेज बना। इसी प्रकार जो हमने सर्किट ये बनाई भाई, इसमें एक ऐसा फ्लक्स जो पूरी कोर में सेटअप हुआ है, ये बना हमारे लिए यूजफुल फ्लक्स। ठीक है भाई। अब जहां हमने बाइंडिंग कर रखी है, एक जो बेचारा यही वाइंडिंग पर ही अपने रास्ते को पूरा कर ले, तो ये हमारे लिए बन गया लीकेज। तो लीकेज फ्लक्स एडवांटेज तो है नहीं, लीकेज जितना ज्यादा है उतना बेकार है भाई। लीकेज अगर ज्यादा होगा, देखो बाहर से अगर तुमने फाइटी स्थिर कर दिया हो भाई, जो आप सप्लाई दे रहे हो चुंबकत्व वाली, वो तुमने स्थिर कर दिया, अब इन दोनों का योग इसके बराबर है, ये तो कर दिया स्थिर, अगर ये बढ़ेगा तो बेचारा इस्तेमाल होने वाला घटता चला जाएगा। अगर लीकेज बढ़ेगा तो जो यूजफुल है वो कम होता चला जा रहा है, तो ये कहलाता है लीकेज, ये कहलाता है हमारा यूजफुल। इन दोनों को जोड़ दें तो ये कहलाता है हमारा टोटल फाई एल प्लस फाई यू। अच्छा जी, फिर एक शब्द आता है, चलो पहले इसको बनाओ फिर ही लिखेंगे, थोड़ा रफ करना पड़ेगा है? अभी ये नहीं, लीकेज वाइंडिंग पे ही होता है, कोर में नहीं। अभी देखो हम लोग इस पे भी चर्चा करने वाले हैं। मैंने कहा एयर गैप कम रखना है, अगर ज्यादा रखेंगे तो फिर तो ऐसा ना, देखो सोचने की चीज थी, हम एक पाइप को उदाहरण दे रहे थे, तो अगर इसमें एक छेद है, एक सुई मार दो, तो प्राइमरी से जो पानी है सेकेंडरी तक मतलब आउटपुट तक जाएगा, लीकेज कम है। सोचने की बजाय ये था, अगर एयर गैप ज़्यादा होने का मतलब है तुमने ये पाइप ना पूरा काट दिया बीच में से, अब बीच में से जब पाइप काट दिया तो जितना इनपुट आया वो तो वहीं पूरा का पूरा ही लीकेज हो गया, आगे तक आउटपुट तक कुछ पहुंचा ही नहीं। तो एयर गैप को हमें कम रखना है। एयर गैप अगर बहुत ज़्यादा होगा तो ये मानो कुछ फ्लक्स यहाँ पहुंचेगा ही नहीं, पूरा का पूरा आके यहीं ख़त्म है। एयर गैप में कुछ लॉसेस नहीं होता ना ना, एयर गैप तो हमने एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए खुद बनाया है। यहां लीकेज हमेशा बाइंडिंग पर ही होता है।
हाँ, एयर गैप अति कर देंगे तो फिर तो सभी लीकेज हो जाएगा बेचारा। बताओ इसको एक बना लिया ये। चलो इस चित्र को पूरा कर लो फिर आगे लिख पाएंगे। देखो यहां पर जब कोर जहां तक होती है तो ये कहलाता है फ्लक्स के लिए प्रभावी क्षेत्रफल। कोर का क्षेत्रफल यही तो हुआ। लेकिन जब हम एयर गैप देते हैं तो एयर गैप देने से ये प्रभावी जो क्षेत्रफल है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ये बढ़ जाता है और यही हमारे लिए कहलाता है फ्रिंगिंग।
ठीक है जी, अभी लीकेज से मतलब नहीं था। अब लिखेंगे इन्हीं चीज़ों को जो हमने यहाँ इसमें बनाई है, अब इन चीज़ों को हम थोड़े परिभाषित करेंगे। बना लीजिए। सोचकर देखा आपने ये? हाँ, एयर गैप आने के, देखो मैं बार बार कह रहा हूँ एयर गैप बढ़ाना नहीं है, मतलब एयर गैप तो हमने एक उद्देश्य को, पर्पज था हमारा, कुछ ना कुछ एक लालच था, इसलिए हमने एयर गैप दिया है अपनी मर्जी से। अब उसे देने के बजाय हम बढ़ाते बढ़ाते चले जाएं तो मामला गड़बड़ है, फिर तो पूरा ही लीकेज हो जाएगा। होता ये है, हवा का रिलक्टेंस ज़्यादा होता है, तो हवा को मैग्नेटाइज करने के लिए ज़्यादा एमएमएफ लगाया जा सकता है। ठीक है, एक बहुत बढ़िया टर्म होता है जिसे आप कहते हो कोर संतृप्त हो गई, यानी सेचुरेशन। सेचुरेशन का ये तात्पर्य होता है भाई कि अगर ये कोई कोर है और वो सेचुरेशन हो जाए, ये कोई कोर है और ये सेचुरेट हो जाए, तो इसमें मैं इनपुट कितना भी देता रहूँगा, इसमें फ्लक्स नहीं बदलेगा। तो हमने एक काम किया कि हमने एक छोटा सा एयर गैप दे दिया। अगर हम एयर गैप देंगे तो एयर गैप देने से प्रभावी पाथ का रिलक्टेंस बढ़ गया। अगर प्रभावी पाथ का रिलक्टेंस बढ़ जाएगा तो हम ज़्यादा एमएमएफ अप्लाई कर सकते हैं, और ये अब पहले के कंपैरिजन में देर में सैचुरेशन पे जाएगा। टू अवॉइड सैचुरेशन, यानी सैचुरेशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग किसी भी चुंबकीय परिपथ में हल्का सा एयर गैप बना देते हैं। ठीक है, तो ये हमने जानबूझ के बनाया। अब उस एयर गैप में फील्ड या चुंबकीय फ्लक्स लाइंस जो होती है, चुंबकीय बल रेखाएं, उनका प्रभावी क्षेत्रफल बढ़ जाना ही फ्रिंगिंग कहलाता है। कोर का नहीं बढ़ा यार, कोर तो वही रहेगी ना, कोर तो वही रहेगी। तो अगर आपसे पूछे कि फ्रिंगिंग कब आ सकता है, तो आप कहेंगे कि जब कोर में कोई एयर गैप हो तभी फ्रिंगिंग आ सकता है, अदरवाइज नहीं आएगा फ्रिंगिंग। चलिए भाई, इसमें लिखेंगे अब लीकेज फैक्टर बराबर में कुल फ्लक्स अपॉन में उपयोगी फ्लक्स, यानी कि टोटल अपॉन यूजफुल, और ये सदैव एक से बड़ा होता है। संतृप्त प्रभाव को कम करने के लिए कोर में हल्का सा, ये लिख लो, एयर गैप बनाया जाता है। बनाया जाता है। इस एयर गैप में फ्लक्स का प्रभावी क्षेत्रफल बढ़ जाता है तथा इसी को फ्रिंगिंग कहते हैं।
एयर गैप नहीं देंगे, आप समझे नहीं, एमएमएफ ज़्यादा नहीं लगाने की बात है एमएमएफ तो जैसे वो एक उदाहरण ले लो कि अगर एयर गैप नहीं है तो ये 5 मिली वेबर पे सैचुरेट हो गया। अब अगर एयर गैप देंगे तो ये 5 से ज़्यादा तक मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप करवा सकता है। तो फिर तो रिलक्टेंस कम हो गया ना, रिलक्टेंस कम है तो ये कम लेवल पर ही सैचुरेट हो जाएगा। हो गया भाई? प्रभावी रिलक्टेंस को एयर गैप देके, लेकिन मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, हल्का से एयर गैप देते हैं, बड़ा एयर गैप देंगे तो सारा ही लीकेज हो जाएगा। फिर सब कारण लिखे हैं देखो ना, तभी तो तुम ये कहते हो इंडक्शन मोटर में जो नो लोड धारा होती है वो ज़्यादा होती है 30-40%, और ट्रांसफार्मर में मात्र 2 से 5% होती है। तो वहाँ इसलिए ज़्यादा है क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स प्राइमरी से सेकेंडरी ट्रांसफार्मर में कोर से जा रहा है और कोर का रिलक्टेंस होता है कम, तो कम मैग्नेटाइजेशन करंट में काम चल जाता है। लेकिन वहाँ है एयर गैप, रोटर और स्टेटर के बीच बनाना पड़ेगा ना हमें एयर गैप। अब उस एयर गैप को पार करवाने के लिए हमें ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन करंट की ज़रूरत पड़ती है। अगर ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन करंट है तो नो लोड धारा ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब वही तो प्रभाव है जो हम लोग चर्चाएं कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। तो एयर गैप बढ़ाने से रिलक्टेंस बढ़ेगा, रिलक्टेंस बढ़ेगा तो ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन धारा की ज़रूरत पड़ेगी, और वो कहाँ से आएगी? एमएमएफ से आएगी। तो ये तो हमने ये पढ़ा है भी कि अगर हम सैचुरेशन प्रभाव को कम करना चाहते हैं, सैचुरेशन लेवल को नहीं, सैचुरेशन प्रभाव को कम करना चाहते हैं तो हल्का सा एयर गैप अपना दे दो। तो ये एसएससी जेईई में जनरली सवाल आया था कि मैग्नेटिक सर्किट में एयर गैप क्यों प्रोवाइड करते हैं? तो टू अवॉइड सैचुरेशन, सैचुरेशन ना हो, सैचुरेशन को अवॉइड करने के लिए। लिख लिया यहां तक? फिर फ्रिंगिंग कहां से होगी? सैचुरेशन लेवल तो वो होता है, पहले 5 मिली वेबर है तो लेवल का तो मतलब है 5 से 4, ठीक है जी। प्रभाव का मतलब है कि पहले जो 5 पे सैचुरेट हो रहा था वो 5 से ज़्यादा तक जाए, 6 पे, 7 पे, 8 पे जाए। तो मैं वो कह रहा हूँ सैचुरेशन लेवल का बढ़ना अच्छा चीज़ है। फिर पहले कोई कोर 5 पे सैचुरेट होगी तो हम नहीं कह रहे कि यार सैचुरेशन 5 पे हो, क्योंकि वाइंडिंग अगर सैचुरेट होगी तो उसके कई सारे डिसएडवांटेज। आपको बता दूं सैचुरेशन के ही कारण ये हाइस्टेरेसिस लॉस भी आता है यार। हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आगे चले फिर, चलिए जी। जब भी हम कोई कोर की या मैग्नेटिक परिपथ की चर्चा करते हैं तो भाई एक शब्द होता है हाइस्टेरेसिस लॉस। जो हाइस्टेरेसिस या हिस्टेरिस लॉस होता है इसे हम लोग बनाते हैं पहले एक हिस्टेरेसिस लूप का निर्माण करते हैं। हिस्टेरेसिस हम लूप बनाते हैं पहले, हाइस्टेरेसिस कर्व भी कह सकते हैं भाई। तो हाइस्टेरेसिस जो लूप है वो बनती है बी व एच विशेषता से। बी घनत्व है और एच चुंबकीय बल या फिर तीव्रता है। ये तो पढ़ाया हमने। एक दिन ये भी चर्चा की थी कि जो भी
अचुंबकीय पदार्थ है, उनमें तो खैर बहुत बढ़िया मामला है ये H है और ये B है, पढ़ाया था ये जो रिलेशन बनता है ये बनता है भाई बाबू रेखीय, लीनियर, वेरी गुड। और जितने भी चुंबकीय पदार्थ, अब पता है ये लीनियर क्यों बना है? अरे इसमें कहीं सैचुरेशन आएगा? हवा को क्या तुम सैचुरेट कर ही नहीं सकते। हवा में जितना तुम मैग्नेटाइजेशन फोर्स बढ़ाते जाओगे उतना ही फ्लक्स सेटअप होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। तो जैसे उदाहरण के तौर पर हम बात कर ले, इसका बेस्ट एग्जांपल हवा, तो हवा में कोई हिस्टैरिसीस लॉस नहीं होता। फिर जो हमारे चुंबकीय पदार्थ होते हैं, चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं जैसे लोहा, निकिल, कोबाल्ट, ये सारे हमारे चुंबकीय पदार्थ हैं। तो इनके जो विशेषता बनती है ये आती है अरेखीय, यानी कि नॉन लीनियर आती है भाई। तो ये नॉन लीनियर पता है क्यों आई है? देखो ये इसलिए आई, हमने H दिया और B हो गया, हमने इनपुट बढ़ाया। शुरुआत में ये लीनियर ही है बेचारी, लेकिन एक लेवल पर जाकर जब संतृप्त सर्किट बन गया तो तुम इनपुट बढ़ाओ जाओ, आउटपुट कुछ नहीं होने वाला भाई। नॉन लीनियर का मतलब है आपने जो रिलेशन है वो रेखीय नहीं था, इनपुट बढ़ाते जा रहे हैं, आउटपुट उस रेशियो में बढ़ ही नहीं रहा। तो सैचुरेशन के कारण जो अरेखीय विशेषता आती है वो आती है सैचुरेशन के कारण। ठीक है जी। अब हमें हिस्टैरिसीस लूप बनानी है। देखिए अब आपसे सवाल ये पूछा कि हिस्टैरिसीस लूप आप किन विधियों से खींचते हैं, ड्रॉ किन विधियों से करते हो? हैं? किससे? फ्लक्स? देखो पता है तो बोलो, नहीं पता तो गलत मत बोलो। हाँ हिस्टैरिसीस लूप ड्रॉ करने की या खींचने की विधियां। तो हिस्टैरिसीस लूप को हम दो विधियों से खींचते हैं। एक होता है बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, है जी, और एक होता है फ्लक्स मीटर। इन दो विधियों से हम हिस्टैरिसीस लूप बनाते हैं या हिस्टैरिसीस विशेषताएं ड्रॉ करते हैं। क्या? बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर और फ्लक्स मीटर। अच्छा आगे बढ़े भाई। जैसे मान लिया एग्जामिनर ये पूछने लग जाए कि ये बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर या फिर ये फ्लक्स मीटर हम लोग कहाँ पर जोड़ते हैं, मतलब किस बिंदु पर जोड़ते हैं, किस तरफ जोड़ते हैं, तो इसे हम चित्र बनाकर समझेंगे।
चलो एक छोटा सा बना लिया ना यहाँ तक। मुहूर्त का इंतजार कर रहे क्या? मुहूर्त बताएगा पंडित जी तब उतारोगे, बनाओ इसको। इतना इतने पता नहीं कितना पढ़ा दिया और इतना आराम कर रहे यार। सप्लाई के साइड पर प्राथमिक वाइंडिंग कनेक्ट है। प्राथमिक किससे है? रिवर्सेबल स्विच से जुड़ी हुई है। ये यहाँ बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, पहले बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर जोड़िए, दूसरे मेथड में यहाँ पे फ्लक्स मीटर लगा देंगे। तो ये ऑलरेडी जेईई में पूछा गया सवाल था, साधारण सवाल है, ज़्यादा कुछ लॉजिकली नहीं है कि बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर मेथड में गैल्वेनोमीटर को किस साइड में कनेक्ट करते हैं। तो कहाँ है? द्वितीयक वाइंडिंग के साथ में कनेक्ट है ना। सप्लाई साइड पर रिवर्सेबल स्विच के साथ में प्राथमिक वाइंडिंग जुड़ी हुई है। तो ये चित्र अवश्य बनाइए भाई, यहाँ से एक छोटे से सवाल का निर्माण हो सकता है। चलो यहाँ से आगे कल लिखाऊंगा, मेरी ज़रा एक क्लास है 5:30, कल वही सुबह 7 बजे पढ़ेंगे।